है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ पे जनरल साइंस की जो है सीरीज चालू की गई है और ये जनरल साइंस के जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये सारे रेलवे के जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि 18 और 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इस पे लिया हूँ ताकि आपको ये मतलब कि एक अंदाजा लग जाए कि जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन है वो मतलब कि कहाँ से और किस बेसिस पे पूछा जा रहा है। और मैक्सिमम चांस है आप 80 से 90% मान के चलिए कि अगले एग्जाम जो अभी रेलवे लेने वाला है, जो आपका ग्रुप डी हुआ या फिर एनटीपीसी हुआ या और भी वैकेंसी जो है रेलवे में आने वाली है, तो उनका जो पैटर्न रहेगा लगभग सेम रहेगा, क्योंकि टीसीएस ही कंडक्ट कराती है मैक्सिमम एग्जाम और आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी जहां तक चांस है कि टीसीएस ही कंडक्ट कराए। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि उसका जो साइंस का पूछने का तरीका होता है वो आपका थोड़ा सा एसएससी जो कि पुराना मतलब एसएससी का पैटर्न था उससे जो है हट के रहता है क्वेश्चन पूछने का। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा आपको जो है न्यूमेरिकल मतलब कि क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पे जो है आपको पूरी फोकस करना होगा, तभी जो है आपका साइंस में जो है स्कोर अच्छा हो पाएगा। और मेरा इस सीरीज चलाने का मेन मकसद है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन को मतलब कि बताऊं ताकि आपको जो है समझ में पूरा थ्योरी भी साथ में आ जाए और आपका जो है जो रिवीजन भी हो वो साथ साथ हो और जो कंसेप्ट आप नहीं जान रहे हैं वो भी जो है आप यहाँ से सीख सकें और आप जिस भी टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट कर सकें, या आप जो भी अपना सेट लगा रहे हैं उसमें देखें कि क्या ये मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक साथ कई क्वेश्चन बताता हूँ एक ही क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे फुल आपका साइंस का जो प्रिपरेशन है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की कर रहे हैं, तो वो लोग जो है इस लेक्चर को जरूर देखें। और जो बंदे झारखंड जो आपका है, झारखंड का अभी सीजीएल का होने वाला है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी कोल इंडिया के भी होने वाला है उसमें भी साइंस है, ठीक है, तो उसको भी आप मतलब इस साइंस से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ के जो है आगे बढ़िएगा। नोट यदि बनाना चाहते हैं तो जरूर आप बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको एक साथ कई कंसेप्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर ट्रिपल्ड। ठीक है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ये है और इसका जो आपका मास है m1 है और इसका मास जो है आपका m2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज ये r है। ठीक है, तो आपको जो है एक इन्वर्सल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, कि जब दो बॉडी कभी आपस में यदि रहती हैं किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे तो उनके बीच जो है एक जो है फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग देते हैं Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, r ये आपका डिस्टेंस होता है, m1 m2 जो है आपका मास होता है, ठीक है, और ये g जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये हर एक ये मतलब कि इन्वर्सल लॉ है, ये पूरे इन्वर्स में वैलिड रहता है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट किसी फिक्स डिस्टेंस पे या किसी फिक्स मतलब दूरी पे रहें तो उनके बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका Gm1 m2 by r स्क्वायर होता है। ये आप फार्मूला जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है आपसे क्या क्या पूछा जाता है उसको पहले मैं बताता हूँ, इसके बाद इसको भी बता दूंगा। तो देखिए इसमें आपको यूनिट पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका भी जो होगा वो न्यूटन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है जैसे कि जी की वैल्यू पूछी जाती है, मतलब कि जी का जो है आपका वो पूछा जाता है कि यूनिट का होगा, तो यहाँ से आप जी की आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, m1 इंटू m2, तो देखिए यहाँ पे ये न्यूटन होगा, फोर्स है, और ये चूंकि डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर होगा, और ये चूंकि आपका मास है दोनों तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है आपको ये मतलब कि यूनिट भी पूछी जाती है।
एक क्वेश्चन और जो इसमें पूछा जाता है वो जी की वैल्यू पूछी जाती है कि जी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए जी की वैल्यू जो होती है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से 3 चीज जो है अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो कंसेप्ट हुआ, अब कंसेप्ट को किस तरह से मतलब पूछा जा सकता है ये मतलब कि अब जो बना रहा है क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भाई जो कंसेप्ट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब जहां से जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से आप आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बोला जा रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट है और ये जो आपको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस के बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मास जो बोला जा रहा है कि बोथ ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको ट्रिपल्ड किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सपोज कि m1 की जो पहली जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका 3m1 हो गया न्यू वैल्यू। ठीक है, मतलब m1 डैश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पे सपोज कि m1 की अब जो वैल्यू है m1 डैश की वो 3m1 हो गया और m12 जो न्यू आपका मास है वो 3m2 हो गया। अब इस वाले फार्मूले पर आप रख दीजिए तो F इक्वल टू आपका G m1 की वैल्यू जो है 3m1 हो गया और आपका m2 की वैल्यू जो होगी 3m2 हो गई और R की वैल्यू जो है फिक्स हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं और ये m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देखिए ये वाली चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका इस वाले फोर्स यानी कि प्रीवियस वाले फोर्स का है और न्यू फोर्स को हम F डैश दें तो इन दोनों में जो रिलेशन आएगा F डैश इक्वल टू 9 टाइम ऑफ F, यानी कि जो नया फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो पुराने फोर्स का 9 टाइम होगा। और यही चीज ये मैथमेटिकल फॉर्म में है और यहाँ पे जो है आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया गया है। तो फोर्स क्या होगा, विल बी गेट 9 टाइम्स। तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ये सारे चीज भी आप जरूर नोट डाउन करिए, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा कुछ अलग नहीं बताता हूँ जो एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं वही बताता हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, और ऐसा मैं डाटा कभी नहीं बताऊंगा जो कि एग्जाम में ना आए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैच द फायर इफ इट इज एक्सपोज टू एयर, यानी कि जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है जो कि मतलब कि उसमें आग लग जाती है उसमें। तो देखिए आपको मालूम होगा कि जो फास्फोरस होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्टिव एलिमेंट होता है और ये जैसे ही आपका एयर के संपर्क में आता है उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो ये जो होता है फास्फोरस होता है और इसका यूज जो है बहुत जगह किया जाता है, जैसे माचिस में होता है तो आप जानते हैं उसमें जो है रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस सबसे एक्टिव फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये यहाँ पे 2 चीज जो है रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और कौन से जो है एक्टिव एलिमेंट है जो कि मतलब एयर के संपर्क में आते हैं तो वो मतलब कि उसमें आग पकड़ लेता है। इसके अलावा 2 चीज और पूछी जाती है, वो आपका जो पूछा जाता है एक पोटेशियम पूछा जाता है और एक सोडियम पूछा जाता है। तो ये 2 जो है आपके मेटल हैं जो कि आपको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा ही एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इनमें भी जो है आपका आग लगने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो देखिए मैं आपको प्रीवियस अभी जितने भी हुए हैं हमारे लेक्चर उसमें कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो कम से कम पीरियोडिक टेबल का आप ये वाला जो आपका फर्स्ट जो है, ठीक है, और ये सेकेंड ग्रुप और इधर का ये जो है 2 ग्रुप के बारे में बिल्कुल ही मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट है उसको जो है आप मतलब कि याद रखें। और ये जो है आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है कहाँ से स्टार्ट होता है ये बस आपको याद रखें यहाँ से, या कहाँ से कहाँ तक है
ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 57 से 71 और 89 टू 103, और ये दो एलिमेंट, दो ग्रुप जो है ये याद रखिए। इन ग्रुप से क्या है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था फर्स्ट जब बताया था कि आपको कम से कम इसको याद रखना है। अब देखिए इन ग्रुप को याद रखने के लिए मैं अपना जो ट्रिक यूज किया हूं वो मैं बता रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आप भी इसे याद कर सकते हैं या अपना खुद का भी बना सकते हैं। जैसे आपको देखिए हेना, नेहा और करीना, जेना, रानी, तो एक बार में आपको याद हो जाएगा हेना, नेहा और करीना, जेना, रानी। तो ये चीज आपको मतलब आप यदि अच्छा लगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, बार बार आएगा सामने, इसी तरह से याद हो जाएगा। इसी तरह देखिए चार जो है एलिमेंट इसमें जो बराबर पूछे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो है आप याद रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप 2-3 बार जो है इसको बस केवल देख लीजिए, पढ़ लीजिए और क्वेश्चन जो है लगा लीजिए। इसके बाद ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है हेलीना, कर रब से फरियाद, तो ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। हेलीना, ठीक है, हेलीना, कर रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा हूं, बेटा मांगे कार शर्त बाप राजी, बेटा मांगे कार शर्त बाप राजी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बाकी ये भी याद रख लीजिए कि 57 टू 71 और आपका 89 टू 103 ये है आपका एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन पे आइए और आपको ये मालूम होगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें नोबल गैस के बारे में पूछा गया है। कौन नोबल गैस नहीं है? देखिए जो लास्ट आपका जो 18 ग्रुप होता है, तो 18 ग्रुप में आप देखेंगे तो अभी देखा आपने कि हेना, ठीक है, इसके बाद जो है हेना, नेहा और करीना, जेना, रानी, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो है क्लोरीन जो है आपका सेकेंड ग्रुप का है, क्योंकि आप 7th ग्रुप यदि देखे होंगे तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिला होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस जो है आपका 18th ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से मिला भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस ये होता क्या है कि ज्यादा दिमाग लगा के इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। तो वो अपने ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाता है और फिट बैठ जाता है दिमाग में। नेक्स्ट इसी में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। इसमें जो है बोला जा रहा है चूज द इनकरेक्ट वन फॉर द एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड का आपको मालूम है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो CHO ग्रुप होता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इन सारों में जो है CH आपका COH, COH, COH और ये COH ग्रुप है। लेकिन आप यदि देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप में है तो ये सारा जो दिया गया है आपका प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, इसके बाद मेथनॉल हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यदि आप एल्केन सीरीज जानते हैं तो CnH2n+2 होता है, यही होता है। अब यदि इसमें हम देखते हैं कि यदि यहाँ पे प्रोपोनल है तो आपका जो नॉर्मल बनता है वो क्या बनेगा आपका C3, ठीक है, और H 3 3 6 6 2 8 होगा। अब यदि यहाँ पे COH ग्रुप आता है तो आप जानते हैं COH ग्रुप जो होता है ये कुछ इस तरह से ऐड होता है COH ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये जो है डबल बॉन्ड साथ में रहता है और यहाँ पे H मतलब कि लगा होता है, तो उसके अनुसार से इसमें से H का रिप्लेसमेंट होता है। तो सपोज अब आप जो है यहाँ पे C बॉन्ड तो लगाइएगा ही, तो 3 C आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका 2 बॉन्ड हो चुका है, यानी कि ये 4 4 2 6 6 2 8 इसका जो है कंप्लीट हो चुका। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इस हाइड्रोजन के साथ इसको कंप्लीट कीजिए, इसको भी कीजिए। और यहाँ पे मैं समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वहां पे आपसे ये मतलब छूट जाते हैं। तो अब देखिएगा, ठीक है, कि ये चीज यहीं से बनी हुई है,
ठीक है, इसीलिए मैं सोर्स को पकड़ के आपको डिराइव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सी आपका जो दिया गया है वो कितना है आपका 2 ही है सी, यानी कि यहीं तक है सी। तब ये जो आपको मिला है इसी से डिराइव होकर, तो वो आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रोपेनॉल को लिया था, ठीक है, इसके बाद इसी का नाम जो है आपका प्रोपेनॉल डिहाइड हो गया ग्रुप लगा के। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको यदि टोटल देखेंगे तो C3 है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको C3 मिल जाएगा। इसके बाद जो है एज कितना है आपका 5 और ये आपका 6 है, तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 और ये आपका 6 हो जाएगा, और CO के साथ है तो CO के साथ, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रोपेनॉल का। इसी की तरह यदि हम ब्यूटेनॉल की बात करेंगे तो उस वाले में जो है आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 4 4 8 8 10 होता है, तो यहाँ पे एक COH ग्रुप हो जाएगा, बाकी एक और मतलब कि यहाँ पे जो है अलग से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसको भी देखिएगा तो आपको जो है 8 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 और CO है, तो इस तरह से ये भी जो है फार्मूला सही है। अब इसी तरह से एथेनॉल में भी देखिएगा तो आप एथेन से निकाल सकते हैं, उसका COH ग्रुप केवल लगाना पड़ता है, ये वाला ग्रुप जो है सब में कॉमन रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेथनॉल है, और मेथनॉल में क्या होगा कि आपका CH4, तो अभी आप इससे देखिएगा यदि एल्डिहाइड ग्रुप लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आप देखिए ये COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप तो मतलब मस्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो मेथनॉल का जो होना चाहिए रियलिटी, उसमें क्या होना चाहिए, एक ही कार्बन होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन और एक जो है आपका ऑक्सीजन एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 जो है आपके ये जो है मिल जा रहे हैं क्या, कार्बन, तो आप उस तरह से इसको हटा सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर बताने का मेन मकसद क्या था कि आप सीख सकें कि आप किस तरह से मतलब लाते हैं, और यदि कहीं कहीं स्ट्रक्चर बेस्ड भी आपको अभी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको जो है आप इजीली मतलब क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि आपको जो है अभी आगे सेट में क्या होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए होमो एटॉमिक और आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक में अंतर क्या होता है कि होमो में जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सपोज मैं इसी ऑप्शन से बता रहा हूं आपको कि हाइड्रोजन देखिए एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम यहाँ पे आके ये जो है आपका H2O बनाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है फास्फोरस के 4 एटम जो है मिलके ये यहाँ पे फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। इसी तरह यानी कि सिमिलर एलिमेंट के एटम आपस में मिलकर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और डिसिमिलर जैसे कि आप देख रहे हैं एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों के एलिमेंट आपस में मिलके क्या बनाए हुए हैं, इन दोनों के एलिमेंट के एटम आपस में मिलके जो है एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट यदि अब हेट्रो का पूछेगा तो आपको इजिली ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कटिंग यूनिट फॉर द काउंटिंग यूनिट फॉर द केमिस्ट। देखिए जो काउंटिंग यूनिट होती है, काउंटिंग यूनिट मतलब कि आपकी जो है कि नंबर रिलेटेड टू नंबर, काउंटिंग मतलब रिलेटेड टू नंबर। तो आप जानते हैं कि जो मोल होता है तो ये एक नंबर होता है, चूंकि 1 मोल जो होता है आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ये आपका पार्टिकल्स होता है, ठीक है, या आपका ये एटम भी हो सकता है, या आपका जो है ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक जो होता है एक नंबर होता है। जैसे कि यदि एक दर्जन में हम बोलते हैं कि एक दर्जन में कितने केले या जो भी है, तो आप बोलते हैं कि 12 केले होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये जो आपके केमिस्ट्री में जो होता है ये एक
काउंटिंग यूनिट होता है, जो कि ये जो है दर्शाता है कि इसकी वैल्यू जो होगी इतनी होगी। ठीक है, यदि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूं कि मैं बोलता हूं कि ये जो सबस्टांस है इनमें मोलों की जो संख्या है सपोज 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबस्टांस बना हुआ है वो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, इतना पार्टिकल्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये इसका क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। अब देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपका जो है ये श्योर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। और आपके जेईई के एग्जाम में एक लड़का फोन किया था, उसने बोला था कि उसमें जो पूछा गया था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछा गया था। तो लोगों को क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में मतलब शुरू से ही मालूम रहता है कि मतलब कि एनर्जी नहीं तो क्रिएट की जा सकती है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो चेंज होता रहता है, तो ये मतलब सुनते सुनते सबको याद हो जाता है। तो ये आपको भी याद होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जो है यहाँ पे ये टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका मास है, ठीक है, वो मैं बताता हूं और वहां पे किस तरह से मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका भी स्टेटमेंट जो होता है वही होता है कि मास जो है केमिकल इक्वेशन जब आप पढ़िएगा, ठीक है, ये चीज आती है तब केमिकल इक्वेशन जब आप चैप्टर पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो वहां पे ये मतलब आपको समझाया जाता है कि जब मास यदि सपोज कि एलएचएस साइड का मास यदि 20 यूनिट है तो आफ्टर प्रोडक्ट जो बनेगा आरएचएस साइड उसका भी मास जो होगा 20 यूनिट होगा। यानी कि वहां पे जो आपका स्टेटमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि मास बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू आफ्टर केमिकल इक्वेशन। आफ्टर जो भी केमिकल इक्वेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो भी सेम होता है। यानी कि इसी को दूसरे भाषा में यदि बोला जाए तो ये भी बोला जा सकता है कि रिएक्टेंट का जो भी आपका मास होगा, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है आपका केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्राप्त होता है, तो दोनों का जो है मास बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया था, तो वहां पे वो गलत करके आए हुए थे और उन्होंने फोन करके पूछा था कि ये वैलिड है क्या, कहीं लॉ ऑफ मास भी होता है क्या, ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा था। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं आपसे कि आप कहीं गलती करके ये ना आए। और ऑप्शन में भी था, एनर्जी का भी था और उन्होंने एनर्जी नहीं मार के आए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीज की पहले परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। इनको जो है बहुत तरीके से मतलब कि वो परिभाषित किया जाता है, यानी कि डिफिनेशन दिया जाता है। तो जो सबसे सिंपल डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये एक सिंपल सा है, ये सबसे सिंपल। और दूसरा जो होता है आपका वो बोला जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ये तीनों मतलब कि चलता फिरता है। इसी तरह से यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में भी तीन जो है आपके डिफिनेशन बनते हैं। तो उस वाले में क्या होता है कि उस वाले में जो होता है एडिशन ऑफ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ आपका हाइड्रोजन, ठीक है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। और आपका गेन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो ये तो उसका डिफिनेशन हो गया और ये डिफिनेशन से कहीं ना कहीं आपको मतलब क्वेश्चन बनते हैं बराबर।
और इसमें जो होगा कि आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मतलब एटम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन मतलब आ रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। सपोज ये कॉपर है, इसमें हम ऑक्सीजन ऐड किए तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे आप ये मतलब कि अरेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ताकि ये आपका बैलेंस हो सके। ये रिएक्टेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मास जो है दोनों साइड बराबर होना चाहिए, या नंबर ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए, जो नंबर यानी कि एलिमेंट का जो एटम होना चाहिए वो भी आपके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बैलेंस कंडीशन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूं आपसे कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि मतलब कैसे पता करें कि एटम जो है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो था ऑक्सीजन जो था आपका सॉरी ये जो कॉपर था ये बिल्कुल फ्री स्टेट में था। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये फ्री स्टेट में था। ठीक है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड फॉर्म में बना, ठीक है, तो इस पे क्या हुआ कि चूंकि ये -2 ऑक्सीजन पे होता है तो इस पे जो है 2 का चार्ज आ गया, ताकि इलेक्ट्रिकली ये एटम हो चाहे कंपाउंड हो वो आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो गया। तो अब आप देखिए कि ये किस डिफिनेशन के थ्रू आया हुआ है, तो आपका इसी वाले डिफिनेशन के थ्रू आया हुआ है ये। ठीक है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज होता है तो वो ऑक्सीडेशन का ये डिफिनेशन ही है, लेकिन इसको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज था वो बिल्कुल मतलब कि फ्री स्टेट में था, लेकिन ये चार्ज जो है 2 आ गया है। और आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, ये मैं लेक्चर में पहले बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन लूज किया है, जिसकी वजह से ये आपका प्लस का चार्ज आया हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्सीडेशन। तो आपको ये डिफिनेशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं और खुद बता सकते हैं इस ऑप्शन से कि क्या किस स्टेट को देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो स्टेट दर्शा रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप चार्ज में देख सकते हैं कि जो उनके ऊपर चार्ज जो होता है उनमें जो क्या होता है अंतर आ जाता है। यहाँ पे जो चार्ज फ्री स्टेट में था, अब यहाँ पे ये जो है आपका मतलब कि 2 चार्ज मतलब बढ़ गया है, उस पे मतलब कम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बोला जाए तो कि उस पे जो है आपका 2 लॉस हो चुका है। तो ये आप डिफिनेशन यदि डीपली जानते हैं तो डायरेक्ट मार सकते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और मैं एक साथ कई क्वेश्चन आपको करा दिया, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटीज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप इट आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। यदि आपका ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो मतलब 4 सेकेंड लग रहे हैं स्टॉप होने में। इफ द मास ऑफ द कार इज 100 kg, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। तो आखिर ये फोर्स कितना अप्लाई किया गया है ये चीज आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया गया है वो आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ से आपको इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि सब कुछ जो है आपका एक यूनिट में हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा तो 72 है। अब इसको यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो आपको 5/8 मतलब कि 18 से करना पड़ेगा। तो ये 18 चौके 72 और ये 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फोर्स जो होता है आप जानते हैं F=ma होता है, और ये आपको वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन आपको चाहिए, क्योंकि मास तो दिया गया है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका dv/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी दिया गया है और इसके बाद टाइम जो दिया गया है 4 सेकेंड। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप। m की वैल्यू जो है वहां पे 1000 kg है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं तो यूनिट तो बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यूनिट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आप इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं या आप 5 kg, ठीक है, यहाँ पे 5 kg न्यूटन भी कर सकते हैं, ठीक है, 5 किलो कर दीजिए। तो इस तरह से ये यहाँ पे किलो कर दीजिए कि 10 के पावर 3 है ना, तो इस तरह से इसको किलो न्यूटन कर सकते हैं। केजी वाला के से ही डिनोट किया जाता है, मतलब 10 के पावर 3। तो इस तरह से आपको जो भी आंसर मतलब दिया रहेगा यूनिट, उतना आप शो कर सकते हैं। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही रहेगा, ऑप्शन किस क्या दिया है उसके अनुसार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखिए आप लोग। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, इन अ सर्किट द इलेक्ट्रिसिटी हैज द ओनली वन पाथ टू फ्लो थ्रू। ये क्वेश्चन में प्रीवियस अभी जो सेट था उसमें मैंने कराया था कि आपका सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। तो मैं सीरीज में बताया था हमेशा कि जो करंट फ्लो होती है वो मतलब हर एक एलिमेंट में क्या होती है, सेम करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये यदि मान लेते हैं कि ये सीरीज है, इतने एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें क्या होता है, करंट जो आपका फ्लो होता है सारे एलिमेंट में और एक ही डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होता है। और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। पैरेलल की सर्किट कुछ इस टाइप से बनती है, ये बार बार बताता हूं क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। अब देखिए वोल्टेज इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा इन दोनों एलिमेंट के, लेकिन करंट जो है अलग अलग रहते हैं। इसमें सपोज I1 फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। इन केस ऑफ सीरीज आपका जो है वोल्टेज इज डिफरेंट बट करंट इज सेम, ठीक है। तो ये आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैक्सिमम चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आप मार सकते हैं कि सीरीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ क्रिस्टल आर हीटेड, वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड द सबस्टेंस टर्न इनटू एन फॉर्म ऑफ। तो देखिए कोई यदि क्रिस्टल फॉर्म में है, जैसे इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और ये एग्जांपल आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में बता रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट की, इसमें क्या होता है 10H2O होता है। और भी मैं बता रहा हूँ आपका, जैसे कि आप जिप्सम की बात कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लीजिए 4½ H2O, कॉपर सल्फर की बात कर लीजिए, कॉपर सल्फेट का जो है 5H2O। और भी कितने मतलब एलिमेंट कंपाउंड है जिसमें क्या होता है कि वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो उसमें जो है वाटर इन्वॉल्व रहता है। और ये सारे एग्जांपल आपके प्रीवियस पूछे गए हुए हैं, बस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि जब सपोज कि आप इसी को, ठीक है, जब हीटअप करते हैं तो ये वाटर क्रिस्टल क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि तो वाटर है, वाष्प करके उड़ जाएगा। तो ये अब केवल जो है बचता क्या है N2CO3, ठीक है। तो अब ये चूंकि इस वाले में अब कोई तो वाटर है नहीं, तो वाटर नहीं है तो एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब कि उसमें जो है हाइड्रा नहीं है, हाइड्रा मतलब कि वाटर नहीं है, तो ये विदाउट वाटर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बस बेसिक चीज है और इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी एग्जाम्पल जो है इसको आप याद रखिएगा तो आप इजीली जो है मतलब कि ये सारे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए पीएच से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए एसिड बेस, ठीक है, बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। सपोज ये वाटर सोल्यूशन है आपका, ठीक है, और इसमें जो है आप HCl डालिए या NaOH डालिए। NaOH जैसे कि जानते हैं आप बेस है और ये जो है आप जानते हैं कि ये एसिड है। तो यदि आप वाटर सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो क्या होगा, तो यदि वाटर सोल्यूशन में यदि आप HCl डालिएगा तो आपको जो है H+ आयन मिलेगा, ठीक है, H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है, ठीक है।
और आप इसमें देखिएगा तो ये Na+ और ये OH- में आयन में टूटता है। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए क्या दिया गया है, H+ आयन दिया गया है या OH+ आयन दिया गया है या दोनों दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑप्शन क्या है, बाकी कितने उसके पॉसिबिलिटी बनते हैं, ये सारे आपको एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन मतलब पूछा जाए, उससे अलग भी कुछ पूछा जा सकता है, टॉपिक सेम रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस यही रहता है, टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि एसिड गिव OH- आयन इन वाटर। अब देखिए एसिड कभी आप देखे हैं कि OH दे, नहीं दे, क्योंकि डिफिनेशन में ही नहीं होता है, H+ आयन होता है। अब इसी तरह बेस में बोला जा रहा है H+ आयन, बिल्कुल नहीं होता है, आप डिफिनेशन यदि जानते हैं तो डायरेक्ट इसकी तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, और ये जो होगा बेस गिव द OH आयन, आप देख सकते हैं कि बेस जो होता है आपका OH आयन देता है, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन इसमें इंक्लूड और किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मतलब एसिड गिव H+ आयन और बेस गिव OH आयन, जो कि दोनों को कवर कर सकता था। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता था, लेकिन ऑप्शन जिस तरह से दिया गया उसके अनुसार आपका आंसर बनना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m इज राइज टू हाइट h above द ग्राउंड लेवल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, Pe से भी इसको डिनोट किया जाता है। और m की जो वैल्यू बोला जा रहा है कि 3m हो जा रहा है, g की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और h की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि न्यू पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आ रही है, 3mh आ रही है। तो ये आपका मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये जो था आपका सीरीज आज का जो है, आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चन थे, और इसी टाइप से आपके जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिलेंगे, और इसी टाइप से आप भी तैयारी करते रहिए। आप मान चलिए कि आपका जो है एग्जाम मार्च से स्टार्ट हो सकता है या अप्रैल फर्स्ट वीक से भी स्टार्ट हो सकता है, संभावना यही है। और आगे देखिए क्या होता है। एग्जाम जब भी हो तैयारी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप सो जाइएगा तो आपसे पीछे वाला आपसे आगे निकल जाएगा, और आपका चांस जो होने का था वो भी जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सोइए नहीं, जगे रहिए, क्योंकि आपसे जो कमजोर है वो जगा हुआ है, वो दिन रात जो है काम कर रहा है आपसे आगे निकलने के लिए। यदि आप सोए रहे हैं तो वो निकल जाएगा। तो इसी को मान के अपना जो है दिन रात एक कर दीजिए, और यही एक अच्छा चांस है, और इसमें हमेशा जो है लगे रहिए आप। बस, थैंक यू दोस्तों।